नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया दंगल का। फरवरी में हुए दिल्ली दंगों को लेकर पुलिस जैसे जैसे जांच में आगे बढ़ रही है, चार्जशीट दाखिल कर रही है, उस पर राजनीति तेज होने लगी है। आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के मामले में आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खान ने साफ कहा है कि ताहिर को मुसलमान होने की सजा मिल रही है। आज कांग्रेस ने भी कह दिया है कि आरोप पत्र निष्पक्ष नहीं है। अब तक दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 6 चार्जशीट दाखिल की हैं, जिनमें 5 चार्जशीट ऐसी हैं जिसमें से एक में ताहिर हुसैन है और बाकी 5 ऐसी हैं जो किसी ना किसी तरह सीएए विरोधी प्रदर्शनों में शामिल रहे लोगों के नाम शुमार करती है। एक चार्जशीट में मुस्तफाबाद इलाके के राजधानी स्कूल की छत से हुई हिंसा के मामले में स्कूल के मालिक फैसल फारूकी पर सवाल है। फैसल फारूकी का मौलाना साद के निजामुद्दीन मरकज से लेकर देवबंद तक कनेक्शन भी बताया गया। 4 मुस्लिम युवकों की हत्या के मामले में दाखिल चार्जशीट में कट्टर हिंदू ग्रुप बनाने वाले कुछ हिंदू युवाओं के भी नाम। दिल्ली दंगे जब फरवरी में हुए तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर थे और उसे लेकर काफी हंगामा हुआ था। अब आरोप पत्रों को लेकर भी राजनीतिक तलवारें खिंच गई हैं। तो आपको दिखाते हैं पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे बात और बताएंगे आपको कौन कौन से मेहमान आज दंगल में हमारे साथ। फरवरी के दिल्ली दंगों में पुलिस एक एक कर 6 चार्जशीट दाखिल कर चुकी और 70 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जो 6 चार्जशीट दाखिल हुई हैं, पहली चार्जशीट हेड कांस्टेबल दीपक दहिया के सामने गोली चलाने वाले शाहरुख पठान के खिलाफ है। इसके बाद आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आपके निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। उस चार्जशीट में पुलिस ने कहा कि दंगों के पीछे गहरी साजिश थी। जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के बाहर दंगों को लेकर दाखिल चार्जशीट में पिंजरा तोड़ ग्रुप की नताशा और देवंगना कलिता का नाम सामने रखा गया और कहा गया कि इनका जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद के इंडिया अगेंस्ट हेट से ताल्लुक है। चार्जशीट में एक व्हाट्सएप मैसेज का जिक्र है जिसके आधार पर हिंसा भड़काने का मामला है। राजधानी स्कूल की छत पर हिंसा फैलाने के मामले में दाखिल चार्जशीट में स्कूल के मालिक फैसल फारूकी का नाम लिखा गया है। चार्जशीट में कहा गया है कि फैसल फारूकी की कॉल डिटेल्स के मुताबिक वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पिंजरा तोड़, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी और मौलाना साद की निजामुद्दीन मरकज के संपर्क में था। इतना ही नहीं, फैसल फारूकी देवबंद के लोगों के संपर्क में भी था। दंगों के ठीक एक दिन पहले फैसल फारूकी 23 फरवरी को देवबंद भी गया था। 20 साल के जिस दिलबर नेगी की लाश जली और शत विक्षत हालत में एक मिठाई की दुकान में मिली थी, उस मामले में दाखिल चार्जशीट में कहा गया है कि मुस्लिम भीड़ ने हिंदुओं की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। दिल्ली दंगों में 2 भाइयों हाशिम अली और आमिर अली समेत 6 मुस्लिमों की हत्या के मामले में भी 2 चार्जशीट दाखिल हुई हैं, जिसमें 20 हिंदू युवकों को कटघरे में खड़ा किया गया है। पुलिस के इन आरोप पत्रों पर पहली कड़ी प्रतिक्रिया आप विधायक अमानतुल्लाह खान की ओर से आई। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बताया है, जबकि पूरा देश जानता है कि दंगे किसने कराए। असल दंगाइयों से अभी तक पुलिस ने पूछताछ तक नहीं की। मुझे लगता है कि ताहिर हुसैन को सिर्फ मुसलमान होने की सजा मिली है। तो इधर कांग्रेस ने भी चार्जशीट पर सवाल उठाए हैं। महीनों की लंबी जांच के बाद दिल्ली दंगों में अब दिल्ली पुलिस एक के बाद एक चार्जशीट दाखिल कर रही है और बड़े बड़े खुलासे कर रही है। इन सबके बीच चार्जशीट पर सियासत भी होने लगी है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने आरोप लगाया है कि सिर्फ मुसलमान होने पर ताहिर हुसैन को फंसाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के कई नेताओं ने अमानतुल्लाह खान पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। दिल्ली दंगों की जांच पर राजनीति है, तो इस बीच दंगों के सिलसिले में गिरफ्तार जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के सफूरा जरगर की जमानत के मामले में कोर्ट ने कहा है कि अगर आप चिंगारी से खेलेंगे तो हवा को दोष नहीं दे सकते। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ नलिन कोहली होंगे, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अलका लांबा होंगी, वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह होंगे, वो पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। हमारे साथ सुबोही खान है, सामाजिक कार्यकर्ता और वकील हैं। हमारे साथ शोएब जमई है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, शाहीन बाग के आंदोलन से जुड़े रहे। हमारे साथ तस्लीम अहमद रहमानी है, जो कि अध्यक्ष हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। सबसे पहला सवाल मेरा शोएब जमई आपसे है। कल भी आप इसी कार्यक्रम में थे और कल जिस तरह की बात हुई उसके बाद किसी ने कहा सबका भाई शोएब जमई। चक्कर क्या है? कोई भी आदमी जिसका नाम देशद्रोह के मामले में आता है,
जिसका नाम हिंसा के मामले में आता है, जिसका नाम देश के खिलाफ कुछ ना कुछ करतूत करने के मामले में आता है, शोएब जमाई उसको बचाने के लिए सबसे पहले बैठे होते हैं। अमानतुल्लाह खान नहीं आ सके, लेकिन आप आ गए। ताहिर हुसैन को बचाएंगे कि नहीं आज? मैं बिल्कुल ताहिर हुसैन को बचाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मेरा भाई कौन है? मेरा भाई अंकित शर्मा है। आप अगर चाहें तो पूछ लीजिएगा कि मैं दिल्ली दंगों के जो पीड़ितों के साथ जब हम मिलने गए थे और उनको मदद करने के लिए जब गए थे, हमने सबसे पहले अंकित शर्मा के घर हम गए और उनकी माता जी से मैंने वादा किया था कि आपके स्वर्गीय बेटे के लिए हक और इंसाफ के लिए आवाज उठाएंगे। इससे पहले भी मैंने एक कार्यक्रम में कहा और आज भी कहता हूँ कि जो भी स्वर्गीय अंकित शर्मा का कातिल है, दिल्ली पुलिस जल्द सामने ला करके और कोर्ट उसको तत्पर कार्रवाई करके उसकी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और अगर रतन लाल के भी जाने का हमें मौका मिलता तो हम जरूर जाते। लेकिन सवाल ये है कि कल ही दिल्ली पुलिस ने एक चार्जशीट दाखिल की जिसमें ये कहा कि 20 लोग यानी कि 24 फरवरी को एक ग्रुप बनाया गया था व्हाट्सएप पे कट्टर हिंदू के नाम से, और उसमें 125 लोग जुड़े थे और उन्होंने आपस में साजिश की कि कैसे बदला लेना है और कैसे दंगा करना है। उसके बाद 25 फरवरी को 2 भाई आमिर अली और हाशिम अली की निर्मम हत्या कर दी जाती है, वैसे ही जैसे अंकित शर्मा की हुई। चाकू से गोद करके और उसके बॉडी को ड्रैग किया गया, फिर उसको नंगा करके उसको ड्रेन में डाल दिया गया। ये जो मानसिकता है इसको भी सामने लाने की, उजागर करने की जरूरत। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने अभी कहा कि मैं सबका भाई हूं, उसके बाद अगले 1.5 मिनट खत्म होने से पहले आप उसमें तुरंत हिंदू मुसलमान तलाशने लगे कि कहां हिंदू ने मारा था और कहां मुसलमान ने मारा था। तो फिर सबके भाई कैसे हुए? पहली चीज। दूसरी चीज, अब मैं बता रहा हूं, आप जिस तरह से गोरी डिटेल्स में जा रहे हैं कि कैसे किसको मारा गया, सर मैं तो नहीं बता रहा कि अंकित शर्मा को किस तरीके से मारा गया था। और मैं अगर नाम पे जाऊं और नामों से ही अगर चलनी है चीजें आगे, तो आपको याद है दिलबर नेगी का नाम? जानते हैं आप कौन था वो? पढ़ा आपने उसके बारे में? क्या किया गया था उसके साथ? जी नहीं, देखिए रोहित जी, मैं किसी भी दंगाई को हिंदू और मुस्लिम के एतबार आप जानते हैं दिलबर नेगी को? नहीं सर, मैं नहीं जानता। आप नहीं जानते ना, यही तो फर्क आ जाता है, यही पोल खुल जाती है ना सारी। जो आप दावा करते हैं कि मैं तो सबका भाई हूं, यहां पता लग जाता है कि आप असल में नहीं बचाऊंगा करके भी किसको बचाने और क्या नैरेटिव सेट करने बैठते हैं। दिलबर नेगी को भी इसी तरीके से हिंसक भीड़ ने घेर लिया था सर। वो बेचारा उत्तराखंड से यहां आकर काम करता था, किसी तरीके से अपना जीवन चलाता था, अपने मां बाप के लिए पैसा कमाकर यहां से भेजता था। उसको घेर के टुकड़े टुकड़े करके काट के मार डाला गया और आग में भून दिया गया उसके टुकड़ों को, जैसे कि वो कोई मुर्गा या कोई बकरा हो। अब आप बताइए, कैसे कहेंगे कि मैं सबका भाई हूं और मैं सबको बचाने आया हूं? मैं हिंसा की जांच की बात करने आया हूं, मैं केवल विक्टिम कार्ड खेलने या मुसलमानों की पैरवी करने नहीं आया हूं यहां पर। नहीं, अगर मैं सिर्फ एक तरफा बातें करता तो मैं अंकित शर्मा के घर जाकर के उनके माताजी से वादा नहीं करता। और अगर यहाँ से मैंने कहा कि जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि अगर आपको ये पता है हाशिम अली फहीम अली को कैसे काटा गया था, तो दिलबर नेगी का मामला आपकी आंख के सामने से कैसे नहीं आ पाया सर? आपको पता कैसे नहीं लगा कि उसको कैसे काटा गया था, कैसे भून दिया गया था आग में? मैं बता रहा हूँ रोहित जी, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैंने कहा कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी या संघ के जितने भी लोग आए, उन्होंने बताया बार बार कि कैसे स्वर्गीय अंकित शर्मा के साथ जो है वो चाकू से गोदा गया। शोएब जमाई, प्रोग्राम शुरू हुए 4 मिनट हुए हैं, पहले वक्ता आप हैं। इससे पहले कौन बोला? किसने आपको बताया? अभी तो नलिन कोहली बोले ही नहीं। इससे पहले कई कार्यक्रमों में वो सारी चीजें नैरेटिव सेट की गई जिसमें दिखाया गया कि सिर्फ ताहिर हुसैन ही दंगाई है और पीड़ित जो है वो अंकित शर्मा है। बल्कि आप अगर पूरे दंगे के जो चार्जशीट है या फिर गिरफ्तारियां हुई उसमें आप देखेंगे कि दोनों तरफ से नुकसान हुए। हालांकि दुकानों का और मकानों का जो 95% जो है वो एक समुदाय का नुकसान हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से कि आप दोनों तरफ एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि अगर यूएपीए आप लगाते हैं दंगों के साजिश में, ये सपूरा जारगर और मीरान हैदर और इससे, तो आप बताइए कि जो 125 लोग जो साजिश कर रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप कट्टर हिंदू के नाम से, और उन्होंने 2 लोगों की हत्या की साजिश करके, सरवरी खातून की भी हत्या हुई, क्या उन पे यूएपीए नहीं लगना चाहिए? ये मेरा सवाल सरकार से है और मैं चाहता हूं कि नलिन कोहली जी, आपका सवाल मैं 100% अभी पूछ दूंगा नलिन कोहली से, लेकिन उसके पहले मेरा सवाल एक, जो आपने शुरू में कह दिया कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी पूरी तकरीर से लगा कि आप ताहिर हुसैन की ही पैरवी करने के लिए बैठे। आप क्लीन चिट दे रहे हैं ताहिर हुसैन को? भाई आप
आपको कैसे लगता है कि मैं ताहिर हुसैन की पैरवी कर रहा हूँ? आपकी मैं क्या बातों से ताहिर हुसैन को बचा रहा हूँ? आपकी क्यों बातों से बचाऊंगा मैं? आपने जो खुद कहा दंगाई है कि तो अंकित दंगाई शर्मा है। का मामला उठा के ताहिर हुसैन के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया गया, यानी कि आपको यह लगता है कि ताहिर हुसैन को फंसाया जा रहा है। मैं कभी नहीं कह रहा, मैंने कहा कि सिर्फ 2 ही लोगों का नाम लेकर के दिल्ली दंगों की पूरी बात करना, मीडिया कवरेज करना, ये कहीं ना कहीं एक दिल्ली तरफा दंगे पे narrative जब set जब करता है। चर्चा अगर हुई, बात कर- क्या आपको नहीं बुलाया गया उसमें? आपके पक्ष के लोग नहीं बैठे उसमें? पिछली बार तो ताहिर हुसैन के वकील को ही बैठाया था हमने। मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ रोहित जी, क्या आपने कभी भी डिबेट में या फिर आप वादा करते हैं कि आगे जो डिबेट होगा उसमें शोएब आप ये चर्चा जमाई, करेंगे मैं कि तो कल हाशिम अली और आपको आमिर अली शाहीन की बाग और हत्या कोरोना पे हुई चर्चा के लिए बुला और के लाया हत्या था, करने वाले आप उसमें भी पंकज दिल्ली है, दंगे की ठाकुर चर्चा है कर और रहे ये- थे और आप कह रहे हैं कि हमको पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, केवल अंकित शर्मा के नाम पे नैरेटिव बन गया। कैसी आप बातें कर रहे हैं? देखिए, मुझे जो अपनी बात कहनी थी हमने कहा, और आप अगर कहते हैं कि ये सांप्रदायिकता की बात करते हैं तो मैं आपको आज कहता हूं कि मेरे लिए हिंदू से अच्छा दोस्त, यानी शोएब जमाई के लिए हिंदू से अच्छा दोस्त और हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क नहीं हो सकता। इस देश का समझदार हिंदू, सेकुलर हिंदू, समझदार मुसलमान, मजदूर, ये सब मिल करके इस देश की गंगा जमनी तहजीब को बचाएंगे और आने वाले वक्त में ये जो भाजपा की सरकार सर, और ये बात आप जो कह रहे हैं, ये राजनीतिक खबर खोदने का काम इस करेंगे। बात का यकीन मैं दिलबर नेगी के मां बाप को कैसे दिलाऊं, जिन्होंने अपना जवान बच्चा खो दिया, जिसको एक भीड़ ने मार डाला, टुकड़े टुकड़े करके तंदूर की आग में भून दिया। सर, उनको मैं कैसे यकीन दिलाऊं इस गंगा जमनी तहजीब का? वापस आऊंगा, आपका सवाल भी उठाऊंगा, अभी नलिन कोहली से पूछूंगा। उसके पहले सुबुह खान आपको लेकर आ रहा हूं चर्चा में, जो ये बात कह रहे हैं कि नहीं हम तो ताहिर हुसैन को बचा नहीं रहे। अमानतुल्लाह खान ने साफ तौर पर लिखा है कि ताहिर हुसैन को मुसलमान होने की सजा मिल रही है। जब हिंसा हो रही होती है तो कहा जाता है कि नहीं साहब, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, बेचारा इंसान है जो मर रहा है। लेकिन जैसे ही चार्जशीट फाइल होती है उसमें तुरंत मुसलमान ढूंढ लिया जाता है। क्यों? जी रोहित जी, देखिए, बहुत सीरियस डिस्कशन है और हम लोगों को बहुत जिम्मेदार नागरिक की तरह बहुत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करते हुए इस पर बात करनी चाहिए। चार्जशीट उन लोगों के खिलाफ पुलिस ने फाइल करी है जो कि उनको प्राइमा फेसी, जिनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ फॉरेंसिक या इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ मिले हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। कत्ल चाहे दंगे में आमिर अली का और हाशिम अली का हुआ हो या अंकित शर्मा का हुआ हो, हम दोनों में ही इक्वली दुखी हैं, हम दोनों को ही इक्वली कंडेम करते हैं, क्योंकि ये हमारी आंखें खोलने वाली बात है रोहित जी की आजाद भारत के बाद दिल्ली में पहली बार हम लोगों ने इतना बड़ा दंगा देखा। जो और ज्यादा सीरियस बात है इस बारे में सोचने वाली, वो ये है कि जिन लोगों के नाम आ रहे हैं वो पावर में हैं, दिल्ली के सरपरस्त हैं वो लोग। हम इस चीज को कैसे डिनाई कर दें कि ताहिर हुसैन ने ना ही सिर्फ दंगे कंस्पायर करे, उनके 1.10 करोड़ रुपए उन्होंने सीए प्रोटेस्टर्स में बांटे हैं, पूरे दिल्ली के दंगे का उनको कंस्पायर करने के एविडेंस मिले हैं पुलिस को। वो छतों पे अपनी क्या कर रहे थे, वो पेट्रोल बम और डंडे वगैरह लेकर घूम रहे थे, वो हम सब ने देखा है। और अमानतुल्लाह खान ने हेट स्पीच दी है, नाराए तकबीर के नारे लगाए हैं, उसके बाद 70,000 से ज्यादा वोट से वो जीत कर आए हैं। ये सारी चीजें इत्तेफाक नहीं हो सकती। ये हमें देखना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी कौन सी आइडियोलॉजी पे चल रही है। क्या ये वही मुस्लिम लीग और कांग्रेस वाले गठबंधन वाली आइडियोलॉजी पे चल रही है जो टुकड़े करके लोगों की लाशों पे अपनी राजनीति करते हैं अपनी सत्ता चलाने के लिए? क्या हम ये इग्नोर कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी इन लोगों को कंडेम करना तो दूर और उनको एक साइलेंट समर्थन दे रहे हैं, इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, और अपनी सत्ता की लालच के लिए, अपने प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब के लिए सिर्फ मोदी जी और बीजेपी को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। जब देखो बैठ के, जब तबलीगी जमात वालों ने कोरोना फैलाया रोहित जी, तो वो उसको भी सिंगल सोर्स बोल रहे थे, तबलीगी जमात को तबलीगी जमात बोलने में वो घबरा रहे थे। तो हम इन चीजों को कैसे डिनाई कर सकते हैं जो हमारी बिल्कुल आंखों के सामने है। कोरोना का मामला अलग है। देखिए, कल मैंने इनको रोका कि कोरोना की बहस में आप दिल्ली दंगा मत लेकर आइए, आज आपको रोक रहा हूं कि दिल्ली दंगे की बहस में आप कोरोना को मत लेकर आइए। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप तो वकील हैं, आप तो वकील हैं ना? अगर मेरी जानकारी सही है आप वकील हैं सुबुह खान? रोहित जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, आप वकील हैं तो आप पुलिस की चार्जशीट को 100% सही मान के अदालत में खड़ी होती हैं क्या, या धराशायी करने के लिए खड़ी होती हैं? और ऐसे सैकड़ों केस आप खुद लड़ती होंगी जहां आप दलील देती होंगी कि पुलिस की चार्जशीट का आधार गलत है या इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो गलत है। रोहित जी, आपकी बात हो गई है तो मैं बोलूं? बोलिए। जी, बिल्कुल आपकी बात सही है कि अगर चार्जशीट पे ही किसी को अपराधी मान लिया जाता तो कोर्ट्स की जरूरत नहीं होती। लेकिन
प्राइमा फेसी जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस दिखते हैं उसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। जो वीडियोस हमें क्लियरली दिख रही हैं उनको देख के अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते हैं। एक आईबी ऑफिसर को 12 बार चाकुओं से गोद के नाले में डाल दिया जाता है, उसको देख के हम आंखों पे पट्टी नहीं डाल सकते हैं। एक फैसल फारूकी जिनका मौलाना शाद से लेके पीएफआई से लेके देवबंद तक से संबंध निकलते हैं, हम उनको सिर्फ इसलिए प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो मुसलमान है, या उनको हम कुछ कहने से सिर्फ इसलिए डर जाएं कि वो मुसलमान है। मैं इस मुस्लिम अपीजमेंट मानसिकता के खिलाफ बोल रही हूँ, चाहे वो कोरोना में हो, चाहे वो सीएए में हो, चाहे वो एनआरसी में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, वो मानसिकता सेम है रोहित जी। ओके, मैं नलिन कोहली और तस्लीम रहमानी के पास जाना चाहता हूं, उसके पहले फटाफट शोएब जमाई इंटरवीन करना चाह रहे हैं। छोटा, बहुत छोटा सा। देखिए, मैंने बड़ी निष्पक्ष होकर के, हमने ये नहीं कहा कि मैं आम आदमी पार्टी के समर्थन में कुछ कह रहा हूँ, बड़ी निष्पक्ष होकर के मैंने कहा कि दिल्ली दंगों में अरविंद केजरीवाल जी की जो चुप्पी थी वो भी इतने बड़े दोषी है। अगर अरविंद केजरीवाल उन दंगा रहित जो इलाके हैं, दंगा पीड़ित इलाके, उनमें जाकर के अपने विधायकों के साथ परेड कर लेते और वहां पे राजघाट पे जाके वहां पे मौन व्रत न रख लेते तो इतना बड़ा दंगा नहीं होता। नहीं तो आप सफाई क्यों दे रहे हैं? केजरीवाल जी उन्होंने आप पर आरोप थोड़ी लगाया कि आप केजरीवाल की पैरवी कर रहे हैं बैठ के। कहाँ कहा उन्होंने ऐसा? नहीं, जिस पे आप सफाई देने उतर आए। ये कहते हैं कि भाई आप जो है आम आदमी पार्टी, ये कहती है कि सिर्फ भाजपा की ये खिलाफ बोलते हैं। मैं खिलाफ नहीं, हम कह रहे हैं हक और इंसाफ की बात होगी तो मैं अरविंद केजरीवाल से भी इल्जाम लगाऊंगा। अलका लांबा भी आ गई, जरा उनके पास भी चलेंगे। आपकी भी जिम्मेदारी थी यहाँ से वो दिल्ली दंगों के दौरान आपको यहाँ से काबू करने के, लेकिन आप भी 2 दिन सोए रहे। ओके, अलका लांबा भी आ गई हैं और नलिन कोहली। शोएब जी प्लीज थोड़ा रुकते हुए, नहीं सर प्लीज, बहुत आप लगातार बोल रहे हैं इतनी देर से, थोड़ा रुकते हुए ना। देखिए अभी अलका लांबा कनेक्ट हुई हैं और नलिन कोहली, जरा दोनों से फटाफट एक कमेंट लेते हैं। नलिन कोहली, जो सवाल शोएब जमाई ने उठाया कि 5 चार्जशीट आपने जो दायर की उसमें तो आपने डाल दिया यूएपीए, लेकिन एक चार्जशीट जिसका वो दावा कर रहे हैं कट्टर हिंदू नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उसके 20 लोगों के खिलाफ दायर की जिसमें हिंदू युवकों के नाम है, उस पर आपने यूएपीए नहीं लगाया, क्यों? इसका जवाब मैं तो डायरेक्टली दे नहीं सकता क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस नहीं हूं और मैंने इन्वेस्टिगेशन किया नहीं है, लेकिन इसका एक तात्पर्य जरूर निकल सकता है कि यूएपीए वो लगाया जाता है वहां पर जहां एक सिंगल क्राइम से हटके वाइडर इशू है। मतलब आप जो है फॉर एग्जांपल शाहीन बाग के अंदर में आप फंडिंग कर रहे हैं या वहां लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं या उनको उकसा रहे हैं, साथ साथ जम्मू कश्मीर में कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, किसी और ग्रुप से कर रहे हैं, एक्टिविटीज मतलब मल्टीपल चीजें हो, नहीं तो मर्डर का केस तो सब पे ही लगेगा कॉमन। अब इस ग्रुप का कोई वाइडर था, कोई एजेंडा, वाइडर ग्रुप्स के साथ वो लगे हुए थे, नहीं लगे हुए थे, ये बात जो है मुझे लगता है क्योंकि एक पूर्व डीजीपी है वो इस बात को और अच्छे रूप से रख सकते हैं, लेकिन एक प्रिलिमिनरी जो मुझे लगता है ये कारण शायद हो सकता है। लेकिन इस सारे प्रकरण में आपके ऊपर बड़ा आरोप यह लग रहा है कि दिल्ली पुलिस दबाव में है, बीजेपी की केंद्र की सरकार के दबाव में है और एक तरफा जांच हो रही है। देखिए रोहित जी, दिल्ली पुलिस और केंद्र कुछ भी करे, एक तबका ऐसा है वो हमेशा दोष ढूंढेगा। हमेशा उनकी राजनीति और उनकी एक व्यावहारिक सोच है कि विश्व के अंदर, शायद ब्रह्मांड के अंदर भी कुछ भी बुरा है तो उसमें या तो मोदी जी का हाथ होगा या अमित भाई शाह का हाथ होगा या भारतीय जनता पार्टी का हाथ होगा या आरएसएस का हाथ होगा। अब ये तबका, उनकी राजनीति इसी पे आधारित है, उनकी सोच इसी पे आधारित है, तो उस तबके की चिंता नहीं कर सकते ना, न्याय की बात करनी पड़ेगी। न्याय की बात में जिसने गलत किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और देश के गृह मंत्री ने, अमित भाई शाह ने ये सदन के अंदर कहा स्पष्ट रूप से ओवैसी जी को जवाब देते हुए कि आप इसे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैं देखता हूं एक भारतीय नागरिक मरा है और उस भारतीय नागरिक के लिए, इंसान के लिए हमें काम करना है। और दिल्ली पुलिस की चार्जशीट लगातार लगती जा रही है। ये पहली चार्जशीट में इन्होंने राजनीति शुरू कर दी और ये आखिरी चार्जशीट नहीं है। जिन्होंने भी दंगा किया उन पर कार्रवाई कैसे नहीं हो सकती है? कई हमारे यहाँ दिल्ली में दंगे हुए, हाँ, इंसान मारे गए, हाँ, दोनों तरफ से मारे गए, हाँ, संपत्ति खराब हुई, हाँ, तो जिन्होंने किया उन पर क्या सजा नहीं होगी? ठीक है, जिनको अपनी राजनीति करनी है भाजपा विरोध या इन सब बातों पे, उनको बधाई, ठीक है, वो अपनी जगह है, दिल्ली पुलिस को अपना काम करना है। ओके, अलका लांबा, आप तो आम आदमी पार्टी में भी रही। अमानतुल्लाह खान अब ये कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन को मुसलमान होने की सजा मिल रही है, आप सहमत हैं इससे? ताहिर हुसैन, देखिए मैंने अरविंद केजरीवाल जी के साथ उनकी पार्टी सरकार में काम किया है, उनको मैं बहुत बेहतरी से जानती हूँ। ताहिर हुसैन को अलका जी संपर्क कट गया है, अलका लांबा से संपर्क कट गया है, वापस कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं स्काइप के जरिए। अलका लांबा हमारे साथ कनेक्ट हैं। तस्लीम रहमानी, आप भी ताहिर हुसैन के पक्षधर हैं क्या?
पैरवी करते हैं क्या उनकी? नहीं, मैं किसी का भी पक्षधर नहीं हूँ। मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं भारत का पक्षधर रहूँ और दंगों का मुखालिफ रहूँ। बदकिस्मती से देश में जो दंगे होते हैं उनको जिन्हें कम्युनल राइट कहते हैं वो पॉलिटिकल राइट होते हैं। ये मैंने पहले भी कहा है और आज फिर साबित हुआ है। इन चार्जशीट के बाद जो रिएक्शंस आए उससे साबित हुआ कि ये पॉलिटिकल राइट है और ये पहले से अंदाजा था कि ये पॉलिटिकल राइट है। जो एक बात जो सब लोग कह रहे हैं मैं उसकी तायीद करता हूँ कि ये पूरे तौर पर प्लान्ड थे तमाम के दिल्ली के राइट, बगैर कॉन्स्पिरेसी के वो हो ही नहीं सकता। ये अमित शाह साहब भी कह रहे हैं या और लोगों ने भी कहा और मैं उसकी तायीद करता हूं। लेकिन वो कॉन्स्पिरेसी क्या थी, किसने बनाई, वो इस चार्जशीट से अभी पूरे तौर पर वाजे नहीं होती। वैसे भी आज डीजीपी साहब बैठे हैं, मैं बहुत एहतराम उनका करता हूं और मैं जानता हूं जाती तौर पर बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन इसके बावजूद उनसे माजरत के साथ मैं कहता हूं कि 90% पुलिस की चार्जशीट कोर्ट में जाकर एग्जामिनेशन में, क्रॉस एग्जामिनेशन में गिर जाती है। 90% गिर जाती हैं। इतना बड़ा, अब वो पुलिस क्या करती है, कैसे करती है, आई डोंट नो। तकलीफ इस बात की बहरहाल है कि जो भी दिल्ली में कोर्ट्स है, कोर्ट भी कह रहे हैं कि एकतरफा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सिर्फ एक ही तबका नहीं कह रहा। तो अगर दंगों को लेके हम एकतरफा ना हो तो इस देश में दंगे खत्म हो जाएंगे। मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि अगर हम एकतरफा ना हो दंगों में तो इस देश में 70,000 जो दंगे हो चुके पिछले 70 साल में, वो सारे जिसमें हर पॉलिटिकल दंगे में कम से कम हजारों लोग बड़े इसके दंगों में पहले मारे सारे गए, पॉलिटिकल और स्पॉन्सर्ड रॉयट्स थे क्या? 70 साल में पॉलिटिकल राइट्स हुए हैं। मैं एक एक राइट का नाम लेके बता सकता हूं कि उनके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स क्या थे। ये हम लोग तो इसको नाम दिया जाता है कम्युनलिज्म का, उससे दूसरा एक फायदा लिया जाता है कि कम्युनल पोलराइजेशन भी पॉलिटिकल पर्पस से किया जाता है ना। किस पर्पस से अब तो दिल्ली दंगे से लाभ किसको हुआ? सिर्फ पॉलिटिकल। दिल्ली दंगे से लाभ किसको हुआ? दिल्ली दंगे में सीधे दिल्ली दंगे में इलेक्शन उसके पास में मौजूद था। तो लाभ किसको हुआ सर? उसको शाहीन बाग को पॉलिटिसाइज किसने किया था? लाभ किसको हुआ? शाहीन बाग अलग चीज थी सर, दिल्ली का दंगा अलग चीज थी। देखिए वो एक दिशा में हो रहा था, ये दूसरी दिशा में शुरू हुआ सर। ये दिशा कुछ नहीं है, दिशा अलग नहीं थी। दिल्ली सीएए के मूवमेंट को डिस्क्रेडिट करना एक बहुत बड़ा पर्पस था। सीए में जो 2,500 जगहों पर प्रोटेस्ट औरतों का सारे मुल्क में हो रहा था, उस पूरे मूवमेंट को डिस्क्रेडिट करने के लिए एक फिसाद काफी है और वो फिसाद दिल्ली में हुआ। सर और लाभ किसको हुआ? आप ये नहीं बताएं। प्रेसिडेंट यहाँ पर लाभ किसको हुआ? उसकी टाइमिंग थी। उसका लाभ किसको हुआ? उस समय भाषण तो आप भी दे रहे थे सीए के पक्ष में, उसका फायदा एंटी सीए प्रोटेस्ट में फायदा आप भी ले रहे थे। अगर सरकार को फायदा होता तो दिल्ली में बीजेपी चुनाव जीत जाती सर। मैं आज भी हूं। ये जो 5 चार्जशीट सीए के मूवमेंट पर इन्होंने की हैं, ये जब कोर्ट में जाएगी आप देखिए इनकी कैसी धज्जियां उड़ती हैं। सर कोर्ट में जब उड़ेंगी तब उड़ेंगी, लेकिन यहाँ तो आप पहले ही फैसला तैयार करके बैठे हैं। आप और अमानतुल्लाह खान दोनों अगर फैसला तैयार करके बैठे हैं तो फिर चार्जशीट की जरूरत क्या है और कोर्ट में जाने की जरूरत क्या है? फिर तो तस्लीम रहमानी की अदालत में फैसला करवा लेते हैं। मैंने कोई फैसला तैयार नहीं किया है। मैं ये कह रहा हूं एंटी सीए मूवमेंट एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट था और वो उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। अवाम अपना हक हासिल करना चाहते थे अपोजिशन का, उसको डिस्क्रेडिट किया, वायलेंट किया उसको दिल्ली सरकार को। उसका तो आप ताहिर हुसैन को क्लीन चिट दे रहे हैं और अमानतुल्लाह खान के साथ है कि क्योंकि मुसलमान है इसलिए उनका नाम आ गया, वरना जो उनकी छत पे जो कुछ हो रहा था वो छोड़ दीजिए, अब भूल जाइए उसको। मैंने नहीं कहा और मैं अमानतुल्लाह खान के इस बयान से बिल्कुल भी वो पढ़े लिखे आदमी के साथ मैंने पहले ही कहा कि अच्छी बात तो यही होती है ना कि वो सब कह के निकल जा सकता है कि नहीं मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, आप लोग मतलब निकालते रहिए अपने आप। अमानतुल्लाह खान खुद पॉलिटिकली मार्जिनलाइज्ड हैं, अपनी पार्टी के अंदर मार्जिनलाइज हो गए अमानतुल्लाह खान। अब वो अटेंशन सीख करने के लिए इस किस्म के कर रहे हैं। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। अमानतुल्लाह खान अपनी पार्टी में जितने मार्जिनलाइज हो, पॉलिटिकल मैदान में आपको जिस तरीके से उन्होंने मार्जिनलाइज किया चुनाव के समय पे सर, वो क्या अपनी इसी जुबान की वजह से किया? फिर मुझे आम आदमी पार्टी ने किया, किसी इंडिविजुअल ने नहीं किया। अरे सर फिर वही बात है, किसी इंडिविजुअल ने नहीं किया। सर आम आदमी पार्टी ने अमानतुल्लाह खान को आपके सामने कोई सोच समझ के टिकट दिया होगा ना सर। हमारा मौजू बदल जाएगा। मैंने ये कहा कि उस पे बच जाइए ना, वो मौजू बदल जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया में पूरे भारत में आज तक 70,000 अच्छा सर अपने ऊपर जैसे ही आए तो पलट दीजिए उस बात को। और 90% चार्जशीट अदालतों में गिर गई। 90% चार्जशीट अदालतों में गिर गई। क्या है ना कि कोर्ट में रेट ऑफ इक्विटी, सर दिक्कत क्या है ना कि कोर्ट में गुजरात दंगे की भी जो बातें आई थी उसकी धज्जियां उड़ी, लेकिन उसको आप नहीं मानते क्योंकि आपको सूट नहीं करता।
उसमें आप कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है, ठीक यहां पे भी आप कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है। ये दो तरफा नहीं चलेगा ना सर, चित भी मेरी पट भी मेरी, और अंत में अपनी जेब में लेके जा रहा हूं। 100% तो नहीं कहा मैंने, तो 100% तो नहीं कहा, मैंने 90% कहा कि 90% चार्जशीट गिर जाती है, 10% सही होती है। कोई नहीं सर, इससे किसको इनकार आप फैसला दे सकते हैं सर, मैं फैसला देने के लिए बैठा नहीं, जनता तय करती है, जनता अपने आप तय कर लेगी कि आप इधर हैं कि उधर हैं, या जो बात मैंने कही वो आप करना चाहते हैं कि चित भी अपनी रखें और पट भी अपनी रखें। मैं तो उन ऑब्जर्वेशंस की नहीं बात ठीक है सर, अगर समझना चाहिए जनता अगर इससे ये तय कर लेती है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होता है। नहीं सर, जनता अगर इससे ये तय कर लेती है कि कुछ लोगों ने तय कर रखा है कि उन्हें विक्टिम कार्ड प्ले करना है हर स्थिति में, वो वही कर रहे हैं। अब भी अमानतुल्लाह खान की बातों से वही लग रहा सीधे कि विक्टिम तो भारत बनता है सर, विक्टिम तो भारत बनता है, विक्टिम हिंदू मुसलमान नहीं बनते, विक्टिम भारत है, लेकिन विक्टिम कार्ड खेल के उसका लाभ कौन लेता है वो सबको पता लग रहा है ना। विक्रम सिंह साहब जल्दी से आपके पास आ रहा हूं, फिर अलका लांबा फोन पर जुड़ रही है क्योंकि स्काइप में दिक्कत आ रही है। 80% हिंदुओं को डरा के रखती है इसी किस्म की हरकतों से। सर प्लीज अभी आता हूं वापस, उसके बाद वापस फिर बात कर लेंगे ना इस पे। विक्रम सिंह साहब बोलिए, वो कह रहे हैं 90% चार्जशीट तो अदालत में गलत साबित हो जाती है, धज्जियां उड़ जाती हैं उनकी, कुछ नहीं होता उससे, इसमें भी हो जाएगा। रोहित जी, गलत नहीं साबित होती है, निहित स्वार्थ पक्षद्रोह यानी गवाहों को हॉस्टाइल करते हैं, जो तफ्तीश करने वाले अफसरान हैं उनके तबादले हो जाते हैं, और केस में इतना विलंब कर दिया जाता है कि कालांतर में लोग अपनी गवाही देने से चूकने लगते हैं। इसलिए नहीं होता कि केसेस गलत होते थे, बल्कि एन केन प्रकारेण उसमें इस तरीके के तथ्य डाल दिए जाते हैं कि लोग उसमें भ्रम में पड़ करके विटनेसेस को विन ओवर कर लेना, जो हमारा एविडेंस है उसके साथ छेड़छाड़ कर देना। इसलिए हमारी अक्सर 90% तो नहीं, मैं तो आज भी कहूंगा राइट केसेस में जो अकाट साक्ष्य आपके सामने आया है, वीडियो फुटेजेस हैं, कारतूस है, पिस्तौल है, और जो गुलेल और जो पेट्रोल बॉम्ब्स हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता है। और इसके अलावा मान लीजिए 1-2 धाराओं में आदमी दोषमुक्त हो जाए, 109, 114, 147, 148, 149, 186, 353, 395, 427, 435, 436, 452, 454, 153, 505, 204, और इसके अलावा आर्म्स एक्ट, हमें तो लगता है कि 1/3 आईपीसी की तो धारा इसमें है। इसके अलावा यूएपीए, और मेरा परामर्श होगा कि यूएपीए और रासुका के अंतर्गत और मकोका के अंतर्गत भी कार्रवाई करें, क्योंकि अगर ये फौरी कार्रवाई हो जाती है एक कड़ा संदेश जाएगा। हमारे राजनीतिक मित्रों की बहुत अच्छी आदत है, जो मैं सीखना चाहूंगा कि किसी भी स्थिति में हिंदू मुस्लिम के जो समीकरण होते हैं उसको जरूर पकड़ लो, और हर चीज में हमारी कानून की किताब में कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं दिया है, हमारे किसी प्रोसीजर में कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं दिया है, लेकिन जब राजनीतिक मित्र आते हैं तो उसको 2 डिनोमिनेशन बांट देते हैं, हिंदू और मुस्लिम। और हिंदू मुस्लिम होने के बाद उसमें इस तरीके के जो पैशन का उसमें इंजेक्शन दिया जाता है, और यह कह देना कि इनके ऊपर यूएपीए लगा नहीं लगा तो अस्पताल में मरीज जाता, किसी को ग्लूकोज चढ़ रहा है, किसी को च्यवनप्राश दिया जा रहा है, किसी को लाल दवा, ये तो नहीं कह सकते कि मनमाफिक, जैसा होगा देवता वैसा होगा पूजन। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज की दवा जो एक आदमी को मिल रही है सुल्ताना और मान सिंह को, वो जेब कतरे को भी मिलेगी। जो जेब कतरे की दवा है वो सुल्ताना और मान सिंह की नहीं है, और जो सुल्ताना मान सिंह की है वो जेब कतरे की नहीं है। तो आपने काफी आसान करने की कोशिश की है उस चीज को, लेकिन मलियाना और दिक्कत क्या है कि शोएब जमाई को आवाज जा नहीं रही है। मलियाना हाशिमपुरा याद होगा, आज 40 साल हो गए, 40 साल हो गए मलियाना हाशिमपुरा को। मुरादाबाद भी आपको याद होगा, आप उस वक्त यूपी में आप पोस्टेड थे, अच्छी तरीके से आपको मालूम है क्या हुआ? वो बदनुमा धब्बा है पुलिस की वर्दी पे। रहमानी साहब मुझे कहने के, मलियाना हाशिमपुर बदनुमा धब्बा है पुलिस की वर्दी के ऊपर, और मैं बहुत शर्मिंदा हूं इन 3 घटनाओं को लेके। उनके एक्विटल क्यों हुआ ये चीज विचारनी, और आप ऐसे बुद्धिजीवियों से ये उम्मीद की जाती है कि अगर जहां एक्विटल हुआ है वहां पे रिव्यू पिटीशन डाल करके दोबारा पुनर्विचार पुनर्विवेचना करवाएं। जिन अफसरान को प्रोटेक्शन मिला है पुलिस का, अरे प्रोटेक्शन पुलिस का इसलिए मिलना चाहिए कि आपने कोई ऐसा काम किया है कि आपको तमगा मिले, इसलिए थोड़ी कि आपने अगर कहीं कोई जराइम किया तो आपको हिफाजत मिले सरकार की तरफ से। तस्लीम रहमानी, उन्होंने तो पुलिस की गलती पे माफी मांग ली, लेकिन आप क्या उन तमाम लोगों की हरकतों पे कभी माफी मांगते हैं जो ये सब चीजें करके भी? मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। नहीं सर, वो भी आपकी इज्जत करते हैं, हम भी आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए आपको बुलाते हैं आइडेंटिटी पर। लेकिन ये एक्सपेक्ट भी करते हैं आपसे कि अगर आपने उनकी गलती पे इशारा किया, उन्होंने शर्मिंदगी जाहिर की, माफी मांगी, लेकिन आप केवल पैरवी करेंगे, कभी आप शर्मिंदगी जाहिर नहीं करेंगे, ये कहकर निकल जाएंगे कि कभी तो अदालत ने साबित ही नहीं हो पाया। बिल्कुल नहीं, मैं तो
देखिए, मैं राइट के लिए मैं हमेशा शर्मिंदा हूं। कहीं भी राइट हो, किसी भी सूरत में हो, चाहे वो सिखों का राइट हो, चाहे वो मुसलमानों का हो, चाहे वो ईसाइयों के खिलाफ हो, भारत के खिलाफ है, लेकिन मैं अपने डेमोक्रेटिक राइट नहीं छोड़ूंगा। ये तय है। सीए अगर मुझे ठीक नहीं लगता कि सीए आया या एनआरसी आ रहा, तो मैं अपना पीसफुल मेरा डेमोक्रेटिक विरोध करने से किसी ने आपको रोका नहीं था। मैं उसको अगर आपको अच्छे से याद हो तो आप टीवी पर भी बैठ रहे थे हर रोज, तो विरोध में ही बोल रहे थे ना, पक्ष में नहीं बोल रहे थे। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि जाफराबाद में सड़कें रोक ली जाएं? क्या इसका मतलब यह है कि वहां रहने वाले लोगों को मैसेज किए जाए, उनको बताया जाए कि अपने घर में तेजाब रेडी रखना, अपने घर में पत्थर रेडी रखना, अपने घर लोहे के दरवाजों में करंट छोड़ने की व्यवस्था करके रखना? क्या इसके लिए आप क्लीन चिट दे देंगे? बैठ के कहा था कि जाफराबाद में औरतें कैसे बैठी, मैंने खुद कहा था कि जाफराबाद में वो भी पुलिस की गलती थी सर। कैसे बैठी, इसलिए जांच का विषय है। वो भी पुलिस की गलती थी सर। यही है, यहीं से हुई है। वो भी पुलिस की गलती थी सर। वो भी पुलिस की गलती थी। खुद कहा था कि वो जांच होनी चाहिए। शाहीन बाग में लोग बैठ गए 3 महीने बैठे रहे, वो भी पुलिस की गलती थी। बैठी थी, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। नहीं सर, सब कुछ तो पुलिस की गलती थी। करने वाले तो बिल्कुल पाक साफ थे। पुलिस की गलती थी, उन्होंने रोका नहीं। पुलिस की गलती थी, वो ताहिर हुसैन की छत पे सामान इकट्ठा होने दी। पुलिस की गलती थी, वहां से लोगों को अंकित शर्मा को बुलाने दिया। पुलिस की गलती थी कि उसने काट कर नाले में फेंक देने दिया। शाहीन बाग में जो मेडिएटर्स भेजे थे, उनकी रिपोर्ट पढ़ लीजिए रोहित जी, उनकी रिपोर्ट पढ़ लीजिए। जो मेडिएटर्स गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भेजे थे शाहीन बाग में, उनकी प्लीज रिपोर्ट पढ़ लीजिए आप। नहीं, अलका लांबा आ गई है, जरा एक सवाल मैं उनसे ले लेता हूं। आप बोलना चाहते हैं शोएब जमी, मैं जानता हूं, लेकिन उसके पहले एक सवाल अलका लांबा और नलिन कोहली से लूंगा, फिर आपके पास आऊंगा। अलका जी, बार बार कनेक्शन कट रहा है। आम आदमी पार्टी से भी हालांकि आपका कनेक्शन अब पूरी तरह कट चुका है, लेकिन ताहिर हुसैन को लेकर जो बातें अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ताहिर हुसैन को मुसलमान होने की सजा मिल रही है, जो अमानतुल्लाह बताना चाह रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार और पार्टी में 6 साल रही हूँ, बहुत बेहतर से उन्हें जानती हूँ। ताहिर हुसैन को तो बलि का बकरा अरविंद केजरीवाल जी द्वारा खुद ही बनाया गया है। मैं आपको साफ कह रही हूँ, उनकी 2 भूमिकाएं हैं। क्या वो दोनों भूमिकाएं निभा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी? एक पार्टी के कन्वीनर होने के नाते और दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते। आपने कहा था कितने लाखों कैमरे चुनाव से पहले लगा दिए, वो कैमरों की सच्चाई आखिर गायब कहाँ हो गई? क्यों वो सच्चाई सामने नहीं आई है? और रोहित जी, बिल्कुल हमें पुलिस, कानून व्यवस्था, कोर्ट, अदालतों पर यकीन रखना चाहिए, लेकिन जब कोर्ट ही खुद ये कहती है कि जो जांच है वो एक तरफा है, वो किस तरफा ये नहीं बताते हैं। लेकिन नाम अगर मैं आपको बताऊंगी, सफूरा गर्गार की बात करें, मीरान की बात करें, देवगना की बात करें, नताशा, शिफा, गुलफाम, आसिफ, ये सब नाम कौन है? कि सभी लोग कहीं ना कहीं सीए, एनआरसी के खिलाफ जो आंदोलन था देश में, दिल्ली में, उसके हिस्सा थे। आज मुझे ये कहीं ना कहीं लगता है कि दंगों की आड़ में उन सभी को आज टारगेट किया जा रहा है और असली दोषी 50 से ऊपर लोगों की मौत हुई है। दोनों तरफ के लोग मारे गए हैं। अंकित शर्मा की आपने बात की है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोनों तरफों के लोग मारे गए हैं। असली दोषियों को कहीं ना कहीं बचकर निकल जाने का मौका दिया जा रहा है, उन्हें टारगेट करके, जो सिर्फ एनआरसी और सीए का लोकतांत्रिक तरीकों से, गांधीवादी अहिंसात्मक तरीकों से जो है वो विरोध कर रहे थे। सिर्फ सारे नामों की तरफ आप देखिएगा, छत पे पत्थर जुटाना, गुलेल लगा लेना, पेट्रोल के बम बनाना, अपने लोगों को भेज के एक आईबी के अफसर को बुलाना, काट के फेंक देना नाले में, ये गांधीवादी अहिंसात्मक तरीके हैं? नहीं, जांच होनी चाहिए, दोषियों को सजा कानून के तौर तरीकों पर आपने अभी जितने सारे नाम लिए, उनमें से जिनको आप क्लीन चिट मानती हैं अपनी तरफ से, जांच एक अलग विषय। शाहीन बाग में बैठे थे, विधायक रही मैं जामा मस्जिद इलाके से, चांदी चौक से, वहां पर भी आंदोलन हुए, एक हिंसा नहीं हुई जामा मस्जिद में। दिल्ली गेट पर आकर जो हुआ वो हुआ होगा, लेकिन जो शाहीन बाग था वहां पर भी जब तक आंदोलन रहा, मुझे पता नहीं आप सुन पा रही थी कि नहीं, क्योंकि आपका फोन बार बार कट गया था, कनेक्शन कट रहा था बीच में। जो बातें विक्रम सिंह जी ने कही, पता नहीं आप सुन पाए कि नहीं। उन्होंने कहा कि जिसका जैसा कर्म होगा उसको वैसी सजा मिलेगी ना। अब सबके ऊपर यूएपीए क्यों लगा दें? जांच हो रही है, जिस जिसके खिलाफ जो जो चीजें मिल रही हैं उस हिसाब से उसके ऊपर धाराएं लग रही हैं। तो फिर ये कहना कि शाहीन बाग में तो शांतिपूर्ण था, जाफराबाद वालों के ऊपर अपने इतने चार्ज क्यों लगा दिए? ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना। दिल्ली दंगे, देखिए भाजपा का एक नेता कपिल मिश्रा पुलिस की उपस्थिति में जाफराबाद जाकर ये कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप जाने का इंतजार है, अगर पुलिस आपको नहीं उठाएगी तो हम उठाएंगे। ये कौन लोग होते हैं? ये कौन लोग होते हैं? पुलिस क्यों इस नाकाम हो गई? अगर उठाना ही था, अगर अलोकतांत्रिक तरीकों से, अहिंसात्मक तरीकों से शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो पुलिस क्यों उठाने में नाकामयाब रही? क्यों दिल्ली की केजरीवाल सरकार खामोश रही? क्यों अपने विधायक अमानतुल्लाह का समर्थन उन्हें वहां पर देती रही? तो भले ही केजरीवाल ने ताहिर हुसैन को पार्टी से सस्पेंड करने में 1 मिनट ना लगाया हो, कांग्रेस ताहिर हुसैन को क्लीन चिट दे रही है आज। नहीं, बिल्कुल क्लीन चिट हम किसी को नहीं दे रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष ने
मैं वही कह रही हूँ, पार्टी के तौर पर केजरीवाल की पार्टी की क्या जिम्मेदारी थी? सोनिया गांधी जी ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई, उस कमेटी ने लगातार 1 नहीं 3 4 5 बार दौरे किए, पीड़ितों से बात की, दोनों तरफ के लोगों से, एक रिपोर्ट सौंपी, जिस रिपोर्ट को राष्ट्रपति जी कहें, उन्हें भी सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री। अब मामले का फैसला तो अदालत सोनिया गांधी की रिपोर्ट पे नहीं करेगी ना, दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट पे करेगी। नहीं करेगी, पर दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के कैमरों की सच्चाई क्यों नहीं आती है? क्यों दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री अपने एक पार्टी के दलों की कमेटी बनाकर इसकी जांच अपने स्तर पे भी कराता? गृह मंत्री जी को भी किसी ने आज कुछ 74 पन्नों की पेज की रिपोर्ट सौंपी है। कौन लोग हैं जो रिपोर्ट बना के सौंप रहे हैं गृह मंत्रालय को? अलका लांबा जी, जब आपने ये बात कह दी साफ तौर पे कि किसी को बचाने के लिए किसी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, उससे तो ये बात साफ तौर पे पता लगती है ना कि शायद सोनिया गांधी की रिपोर्ट में ताहिर हुसैन को क्लीन चिट है, और आप वो बात कह रही हैं दूसरे शब्दों में। मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही, ना कांग्रेस दे रही है। जांच जो वो निष्पक्ष नहीं हो रही, एक तरफा हो रही है। ये तो बड़ा वेग सा स्टेटमेंट है ना कि निष्पक्ष नहीं हो रही है, ये तो बड़ा वेग सा स्टेटमेंट है। कोई भी कह सकता है ये तो राह चलते कि बड़ी निष्पक्ष जांच नहीं हो रही। सर यही बात तो शोएब जमाई भी कह रहे थे। अदालतों की तरफ अलका जी, जब आप आई नहीं थी पहले 5 मिनट में, तो के ऊपर क्या बीतेगी जब उनको लगेगा ये सुनते कि कोर्ट कह रही है एक तरफा। अलका लांबा, जब आप मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि अदालत की टिप्पणी है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि शुरुआत जब आप थी नहीं पहले 5 मिनट, यहां शोएब जमाई ने कहना शुरू किया कि मैं बड़े निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रखूंगा। 1.5 मिनट में मैंने उनसे पूछा दिलबर नेगी कौन है, तो उन्हें पता नहीं था, लेकिन आमिर अली और फहीम अली के नाम उन्हें अच्छे से याद थे, तो मैं कैसे मान लूं कि निष्पक्ष है? देखिए रोहित जी, यहाँ पर बैठ के जो आपका प्रवक्ता आए हुए हैं वो क्या कह रहे हैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रही। मैं संवैधानिक संस्थाओं की कोर्ट के ऊपर, पुलिस की भूमिका के ऊपर, राजनीतिक दल, गृह मंत्रालय और जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, निष्पक्षता से जांच होते नहीं दिख रही है, तो ये लोगों का विश्वास इस जांच से उठ रहा है। नहीं तो जांच किससे? फिर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से करा लें, उनके दल से कराएं, क्योंकि जांच तो दिल्ली पुलिस ही करेगी। रोहित जी, ये संभव नहीं है। आप कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के लोग कर लिए, संभव नहीं है। ये आपकी जो मांग है मैं इसको नकारती हूँ। ये जांच मेरी मांग नहीं है, आपकी बातों को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर आपको लगा पुलिस पर भरोसा नहीं है, सीबीआई आप लोग पहले ही कह चुके हैं कि साहब बिक चुकी है, ये तो केंद्र सरकार के इशारे पर ही काम करती है, तो पूरी व्यवस्था से उठ ही रहा है। यूं ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस आके बारी बारी रिटायरमेंट होने के बाद जब उनके मुंह पे जो जिप लगी है वो खुल जाती है। अब देखिए, अब आपको जज पे भी यकीन नहीं है। अभी आप जज की बात से हवाला दे रही थी कि भाई दिल्ली पुलिस की जांच निष्पक्ष नहीं है, अब आपको जज पे भी विश्वास नहीं है। ये तो पूरे संविधान। अलका जी, दिक्कत ये होती है कि कंफ्यूजन क्रिएट करने में कई बार आदमी जब कन्विंस नहीं कर पाता, कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहता है तो खुद भी कंफ्यूज हो जाता है। ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं आज? आकर प्रेस वार्ता नहीं की थी क्या? समय समय पर मुख्य न्यायाधीश रिटायर होने के बाद पूरी व्यवस्था, मार्कंडे काटजू जैसे लोग लिखते रहे हैं। अलका जी, मार्कंडे काटजू तो और बहुत कुछ लिखते हैं, थोड़ा पढ़िएगा, आपकी पार्टी के लिए भी कुछ कुछ लिख दिया होगा उन्होंने, और मैं पढ़ के बताऊंगा तो आपको उठ के भागना पड़ जाएगा कि भाई ये क्या कह दिया इन्होंने। उनका बैकग्राउंड तो देखिए, कौन क्या कहता है, कौन है वो कोई सड़क पे चलता हुआ आम आदमी कुछ कह के नहीं निकलता। वो संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े रहे हैं, वो उनकी कमियों को बखूबी रोहित जी जानते हैं। ये मेरा और आपका और इन कमियों को स्वीकार कर अगर सुधारेंगे तो इसमें पूरी व्यवस्था का फायदा ही फायदा होगा। अगर हम उसको नकार देंगे तो इसमें किसी का फायदा नहीं। ठीक है, ये मेरा आपका कोई निजी शास्त्रार्थ नहीं था, क्योंकि आप बहुत देर से कनेक्ट हुई, बीच में काफी समय आपको ये महसूस हुआ होगा कि मुझे मौका नहीं मिला, इसलिए मैं लगातार आपसे एक के बाद एक सवाल करता रहा। नलिन कोहली, जल्दी से, कांग्रेस पार्टी वो ये कह रही है कि साहब एक को बचाने के लिए दूसरे को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, लेकिन साथ ही ये भी कह रही है कि नहीं हम ताहिर हुसैन के समर्थक नहीं है, हम उनको बचा नहीं रहे। बोलिए आप फटाफट, आपकी जांच निष्पक्ष नहीं है। उसके बाद शोएब जमाई आपके पास। मैंने पहले भी कहा ये कि ब्रह्मांड के रहस्यों तक जो है कई लोग हमेशा जो है दोष ढूंढेंगे मोदी जी, अमित शाह जी से, भाजपा से और आरएसएस से। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ रोहित जी, मुझे एक बड़ी गंभीर चिंता है और मैं निष्पक्ष रूप से कहूंगा कि 4 शब्दों का प्रयोग करके देश को तबाह करने के लिए कुछ भी किया जाए, इन शब्दों से ऐसा लगता है कि व्हाइट वॉश हो जाएगा। संविधान की बचत, हम बचाव के लिए खड़े हुए हैं, संविधान की, हम सेक्युलरिज्म के लिए खड़े हुए हैं, हम लोग जो है हम अपनी संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। सीए में किस संवैधानिक अधिकार है? मैंने रोका नहीं और टोका नहीं। अलका जी बीच में नहीं बोल रहे थे ना, अच्छा नहीं लगता एक दूसरे के ऊपर बोलना। बहुत शांति से सुना। अब मैं आता एक एक करके, क्या बताइए, सीए में विदेश में जो लोग हैं उनकी नागरिकता की बात हो रही थी, भारतीय नागरिकता की है। विदेश से फंडिंग लेके लोग पैसे बांटते हैं मूवमेंट्स करने के लिए, संस्थाएं जो है उसमें लगते हैं, लोग लगते हैं वो देश के बचाव के लिए। पाकिस्तान या कहीं से पैसे लेकर जब देश का बचाव किया जा रहा है, संविधान की बचाव, कौन से बचाव संविधान का?
एक ही बार इसमें देश में फेस हुआ है और वो हुआ है आपातकाल में। चुप हो जाती है कांग्रेस पार्टी, लेकिन हमेशा वो कहेंगे संविधान की बचाव के लिए, और ये भी ठीक और वो भी ठीक, हम ये भी चाहते हैं पर वो भी नहीं हो सकता, वो चाहते थे पर ये नहीं संभव है। ये क्या भाषा है आपका? आप ताहिर के खिलाफ है या नहीं है? ना पुलिस में आपको विश्वास है, ना आपको जजेस में विश्वास है, ना सरकार में विश्वास है, ना सीबीआई में, तो संविधान में कहां से विश्वास है? ठीक है, कौन से संविधान में विश्वास है? ठीक, ये मजाक जो है कभी ना कभी तो बंद होना पड़ेगा। ठीक सर, अदालत में ही बंद होगा जब पुलिस की जांच रिपोर्ट सामने रखी जाएगी और अदालत उस पर फैसला करेगी, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके पहले राजनीतिक पार्टियां अपनी कितनी टीमें भेजती रहे, कितनी अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सबमिट करती रहे, फैसला अदालत का मान्य होगा, जांच रिपोर्ट वहां पर पुलिस की ही लगेगी।